हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वीट तक पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे आगे की जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में। आगे है मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी एंड द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। देखो जो मिलेट्स जो यानी कोर्स ग्रेन है, इनको मोटा अनाज भी बोलते हैं। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि कहाँ पर ग्रोन होते हैं, इंडिया के अंदर। और इनको कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनमें क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। ज्वार जो है पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम अच्छे से मिलता है ज्वार में। उसके अलावा थोड़ा सा अमाउंट आयरन और सोडियम का भी मिल जाता है। ये तीसरी फूड क्रॉप है प्रोडक्शन के मामले में जो इंडिया के अंदर है। एंड इट इज़ ऑल्सो रेन फेड क्रॉप। इसको रेन फेड क्रॉप भी कहा जा सकता है क्योंकि मोस्टली ये जो मोस्ट एरिया होते हैं वहाँ पर ग्रो की जाती है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जब मोस्ट एरिया होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज़ बाजरा। बाजरा में आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, विटामिन सभी अवेलेबल रहते हैं। आफ्टर दैट बाजरा सैंडी सॉइल्स और सैलो ब्लैक सॉइल पर ग्रो किया जाता है। रागी में आयरन, कैल्शियम, रफेज सब चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और जो सैलो ब्लैक सॉइल होती है उस पर उगाई जाती है। मेज़ एक क्रॉप है जो कि फूड और फोडर दोनों के तरीके से यूज़ की जाती है। ये खरीफ क्रॉप है और बिहार में ये रबी क्रॉप है। विच ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल फॉर बेस्ट ग्रोथ। मतलब एक अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल इसके लिए मिल जाए। पल्सेस, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। पल्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन और मिनरल्स की, और इसको पुअर मैंस मीट भी कहा जाता है। पल्सेस को मतलब जो सॉइल मॉइस्चर होती है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेस मॉइस्चर में अपने आप को सर्वाइव कर सकती है और ड्राई सीजन में भी आराम से ये उगाई जा सकती है। बीइंग लेगुमिनियस क्रॉप्स, पल्सेस प्ले अ की रोल इन क्रॉप रोटेशन। लेगुमिनियस क्रॉप होने की वजह से यानी फलीदार क्रॉप होने की वजह से जो पल्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं क्रॉप के रोटेशन में। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है कि फिक्स नाइट्रोजन को ही फिक्स कर पाती हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रीस्टोर हो सकती है। और ज़्यादातर जो पल्सेस होती हैं वो इंडिया में तुअर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम्स, ये जो पल्सेस हैं वो उगाए जाते हैं। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। देखो जो फूड क्रॉप्स हैं ग्रेन के अलावा जो क्रॉप्स रहती हैं वो क्या हैं। पहला है शुगर केन। दिस इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप दैट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। यानी कि ये ट्रॉपिकल भी है, उसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप इसको बोल सकते हैं और मिनिमम 1 ईयर में ग्रो हो जाती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एज लॉन्ग एज दे आर फर्टाइल एंड वेल ट्रेन्ड। ये जो सॉइल की वैरायटीज़ हैं उन पर मतलब कि उगाई जा सकती है, और उसमें क्या होना चाहिए कि वो फर्टाइल भी होने चाहिए, उसके अलावा वेल ट्रेन्ड भी होना चाहिए। यानी मैनुअल लेबर इसके लिए चाहिए होती है हार्वेस्ट करने के लिए और इसकी बुवाई के लिए। ठीक है, जो शुगर केन होता है उसके लिए इस तरह की लेबर की ज़रूरत पड़ती है। शुगर केन क्या एक रॉ मटेरियल है जो कि शुगर को मैन्युफैक्चर करता है। यानी कि जो शुगर केन है दैट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें इससे शुगर बनाया जाता है, गुड़ जिसको जगरी बोलते हैं, खांडसरी, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, आपकी शुगर केन से ही बन जाती हैं। ऑयल सीड्स, मैनी वेराइटीज़ ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन ऑन अबाउट 12% क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। यानी कई वैरायटी के जो ऑयल सीड्स हैं वो कंट्री के 12% क्रॉप एरिया में उगाए जाते हैं। द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, ली सीड्स एंड सनफ्लावर। तो ज़्यादातर जो ऑयल सीड्स हैं वो उगाए जाते हैं वो हैं ग्राउंडनट है, आपका मस्टर्ड है, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर, इस तरीके के जो सीड्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे उगाए जाते हैं। और इन सब से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके ज़्यादातर कुकिंग
के पर्पज़ से इनका यूज़ किया जाता है, यानी कुकिंग ऑयल की तरह इनका यूज़ कर लिया जाता है। और रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है सोप, कॉस्मेटिक का जो सामान होता है या फिर जो साबुन वगैरह बनाया जाता है उसके लिए भी इनका यूज़ कर लिया जाता है। ग्राउंडनट इज़ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस एंड इज़ अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है इसको, और ये खरीफ क्रॉप है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु था। कब? 2011 से 12 में, यानी 2011 टू 12 में गुजरात ने सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट को प्रोड्यूस किया था। जबकि जो लिनसीड हैं और मस्टर्ड है वो रबी क्रॉप्स हैं। सीसम खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। जो ये क्रॉप्स है सीसम की, वो क्या है, वो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। और जो कैस्टर है वो कैसी है, वो रबी और खरीफ दोनों तरीके की क्रॉप है। टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। टी क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है। ये एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि इसको टी का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको पीने के लिए करते हैं। और ये बेवरेज जो क्रॉप है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ब्रिटिश द्वारा। ये प्लांट है जिसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी वार्म और मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री जो है क्लाइमेट चाहिए होती है, और एक तरीके से फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल भी चाहिए इसके लिए। ऑर्गेनिक मैटर क्लाइमेट, यानी कि इस तरीके की क्लाइमेट चाहिए जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो वार्म एरिया चाहिए और मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। दूसरा जो सॉइल है वो फर्टाइल भी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट सौर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। देखो, थोड़ा थोड़ा जो पूरे साल में है, ये ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा जो शॉवर्स हैं, यानी कि जो बौछार है पानी की, वो थोड़ा बहुत इसको लगते रहना चाहिए, ताकि जो लीव्स हैं वो आराम से पूरे साल जो है ग्रो कर पाएँ। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी क्या एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है चीप और स्किल्ड लेबर की। एंड द प्लग्ड लीव्स आर प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू मेंटेन देयर फ्रेशनेस। और जो लीव का जो प्लग करने का जो प्रोसेस है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, ताकि जो टी गार्डन्स हैं उनके अंदर फ्रेशनेस जो है मेंटेन रहे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा जो टी प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया के अंदर वो है असम, दार्जिलिंग की हील, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। 2008 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का, और उससे पहले चाइना और तुर्की थे। तीसरा नंबर किसका था? इंडिया का। कॉफ़ी अगर हम देखें तो इन 2008 इंडिया ने 3.2% वर्ल्ड की कॉफ़ी की प्रोडक्शन किया था। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन जो कॉफ़ी है इसकी अच्छी क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन। जो अरेबिका वैरायटी है उसको ज़्यादातर कहाँ से लिया जाता था? यमन से। अब वो इंडिया के अंदर भी प्रोड्यूस होती है। इट हैज़ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो इस तरीके की जो अरेबिका वैरायटी है, इस तरह की कॉफ़ी की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहती है। इट्स कल्टिवेशन और इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द बाबा बुदन हिल्स। और इंडिया के अंदर ये जो कल्टिवेशन है वो ज़्यादातर कहाँ होता है? बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। कर्नाटका मेजर प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दीज इंक्लूड द कल्टिवेशन ऑफ बोथ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उसमें दोनों तरीके का कल्टिवेशन आ जाता है, फ्रूट्स का और वेजिटेबल का। इंपॉर्टेंट वेजिटेबल प्रोड्यूसेस ऑफ इंडिया आर पी, कॉलीफ्लावर, अनियन। जो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर वो कौन कौन से उगाए जाते हैं? पी है, कॉलीफ्लावर है, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। सिंस वेजिटेबल्स यूजुअली रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ, दे कैन बी ग्रोन इन द जायद सीजन। जो वेजिटेबल हैं
उनको ज़रूरत रहती है कि मतलब कम टाइम में वो उगाए जा सकते हैं और वो ज़्यादातर जायद के सीज़न में ही उगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर प्लांटेशन क्रॉप्स, ज़्यादातर जो फ्रूट्स क्रॉप है वो कैसी प्लांटेशन क्रॉप हैं। एंड इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, दोनों तरीके के जो फ्रूट्स हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट दोनों इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं और उनके स्टेट हैं जहाँ पर वो उगाए जाते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंज नागपुर एंड चिरापुंजी मेघालय। बनाना तमिलनाडु, महाराष्ट्र के, कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम। पाइनएप्पल मेघालय। ग्रेप्स महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। एप्पल, पेयर, एप्रिकोट एंड वॉलनट हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। नॉन फूड क्रॉप्स। रबर इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। रबर क्या है, एक इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अगर स्पेशल कंडीशन अवेलेबल है तो इसको ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाया जा सकता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है ये और कई पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। 1011 में इंडिया की 4th रैंक थी वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोडक्शन में। मतलब रबर अगर प्रोड्यूसर्स के रूप में देखा जाए तो 2010-11 में इंडिया की 4th रैंक थी। फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल जो सिल्क है, ये 4 मेजर फाइबर हैं, फाइबर की क्रॉप्स हैं जिनको इंडिया के अंदर उगाया जाता है। एंड द फर्स्ट 3 आर प्लांट प्रोडक्ट्स while सिल्क इज obtained फ्रॉम cocoons ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मॉलबेरी। दिस इज सेरिकल्चर। देखो जो पहली 3 है वो प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं बट जो सिल्क है वो कोकोन से, जो सिल्क वॉर्म होता है कोकोन, उससे ली जाती है। ठीक है, और स्पेशली कहाँ पर मिलता है ये, ग्रीन लीव्स होती हैं उन पर, और इसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉटन। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। इंडिया को ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन का। ये सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला रॉ मटेरियल है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। कॉटन ग्रोथ इज़ गुड इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू के ब्लैक कॉटन सॉइल के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इट रिक्वायर्स, इसको रिक्वायर किसकी होती है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। मतलब 210 दिन इसके फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। इट इज़ खरीफ क्रॉप और इसको ज़रूरत रहती है 6 to 8 मंथ्स मैच्योर होने के लिए, बढ़ने के लिए इतनी ज़रूरत रहती है। जूट, इट इज़ गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसकी रफनेस की वजह से। इट इज़ यूज टू मेक गिनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ नाउ लूजिंग द मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन। मतलब इसके जो रेट होते हैं वो हाई होते हैं, इसकी वजह से मार्केट में मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स हैं या फिर जो नायलॉन के बने हुए पैकिंग मटेरियल हैं उनका यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। देखो यहाँ पर जो रिफॉर्म, इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये रेफ़र किया जाता है टेक्नोलॉजिकली और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के लिए, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए इन सब में चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखें तो मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंक्लूड कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ पर क्या हुआ है
जो चकबंदी है उसको शुरू किया गया है। दूसरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको बढ़ावा दिया गया है। और जो ज़मींदारी है उसका एवोल्यूशन हुआ है। एज राइट ऑफ इनहेरिटेंस डिवाइड द लैंड होल्डिंग्स टू वेरी स्मॉल यूनिट्स दैट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। इनहेरिटेंस जो डिवीज़न हुआ है उसकी वजह से जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बट गई है, मतलब हर व्यक्ति को बांट दी गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुई है। सो लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस इन आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो वो सबसे पहला जो ईयर प्लान बना था 5 ईयर वाला, उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो किस पर किया गया था? लैंड रिफॉर्म पर ही किया गया था। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में अगर हम देखें तो द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट देयर इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग समवेयर। तो जो लैंड रिफॉर्म्स के को इनेक्टेड किया गया था, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं कहीं पर बहुत कम हो पाया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1960 to 70s इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर लाइक ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1916 से 17 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको सुधारा जा सके। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया आपका, वाइट रेवोल्यूशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एग्रीकल्चरल फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? जो ग्रामीण बैंक है उनको, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको, उनका एस्टेब्लिशमेंट किया। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जो बैंक थी, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको लो जो रेट्स है उस पर इंटरेस्ट उनको आराम से मिल जाए, इसके लिए ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1980 to 1990 many institutional and technical reform were made under comprehensive land development program. Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and diseases। देखो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1980 से 1990 में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए। उसके अंडर में अगर देखा है तो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा अच्छे से लागू किया गया। और इसके अंदर ये किया गया कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो भी दिया गया। जैसे ड्रॉट है, फ्लड है, साइक्लोन है, फाइवर है, या कोई बीमारी है जिसकी वजह से क्रॉप ख़राब हो रही है, तो उसके लिए इंश्योरेंस की जो सुविधा जो है किसानों को या फार्मर्स को दी गई थी। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा और इनको अपनी कॉपी में नोट्स के तौर पर लिख लीजिएगा।